भंडारा जिले में नागपुर निवासी डेकाटे परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और नक्सल के नाम पर धमकी देने का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता वैभवी की शादी 19 जनवरी 2025 को नागपुर के शांति नगर मुदलियार लेआउट निवासी अभिषेक उर्फ घृणेश्वर डेकाटे से हुई थी। शादी के 1 महीने के भीतर ही वैभवी को पता चला कि उसका पति किसी प्रकार का काम नहीं करता और व्यसनों का आदी है, जबकि शादी से पहले उसने बताया था कि वह सालाना 7 से 10 लाख रुपए कमाता है और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। जब वैभवी ने ससुराल वालों से इस धोखे की बात की तो उन्होंने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मायके से पैसे लाने का दबाव बनाया। वैभवी के पिता प्रतीक तांबोली ने भी डेकाटे परिवार से 5 से 6 लाख रुपए की मांग की और पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके नक्सलवादियों से संबंध है और यदि पुलिस में शिकायत की गई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। सास और ननद ने वैभवी के गहने छीन लिए और 20 मार्च को उसे मायके भेजते समय और पैसे व गहने लाने का आदेश दिया। 1 अप्रैल को सुलह के प्रयास के तहत वैभवी के चाचा ने उसे लेकर डेकाटे परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां अपमानजनक व्यवहार करते हुए उसे वापस भेज दिया गया। वैभवी के पिता प्रतीक तांबोली ने 3 अप्रैल को भंडारा पुलिस में शिकायत दर्ज की। भरोसा सेल में समझौते की कोशिश नाकाम रही। इसके आधार पर बुधवार को पति अभिषेक, ससुर राजेंद्र, सास माधुरी और ननद नंदिनी डेकाटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते रहता हूँ। क्या आज भी बच्चियों को पड़ताड़ा जाता है? क्या दहेज के लिए मांग की जाती है? ये सोचकर, ये बोलकर हमें अजीब लगता है कि आज की तारीख में दुनिया बदल चुकी है। क्या आज अपना भविष्य खुद बच्चियाँ बनाने पे तुल चुकी है, कर रही है, लेकिन आज भी माँ बाप अपने बच्चियों के लिए ऐसे हद तक गुजर जाते हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी बिखार देते हैं। ऐसे ही किस्से को लेकर आज हम सामने आए हैं कि पिता ने अपनी बच्ची की शादी के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा दी, उसकी ज़िंदगी घर बसाने के लिए, और जब पता चला कि कुछ पैसों के लिए उसकी बच्ची की ज़िंदगी को बेदखल कर दिया गया, उसकी ज़िंदगी से उसको दूर कर दिया गया है, तो आज कैसी बिचड़ी होगी उस माँ बाप पर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे मित्र प्रतीक तांबोली जी, इन्होंने अपनी बच्ची का विवाह 19 जनवरी 2025 को किया था। बड़े धूमधाम से, बड़े उल्लास से बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए, बच्ची को आशीर्वाद दिया, और हमें क्या मालूम था कि ये आशीर्वाद देने के बाद कुछ महीने बाद फिर से बच्ची के साथ में प्रताड़ना की जाएगी। एक ड्यूटी के नाम से पैसे की वसूली की जाएगी, मांग की जाएगी, और फिर वही दहेज जिसे हम कहते हैं, जो पैसे मांगने की प्रथा जो बोला जाती है, वो फिर से शुरू हो जाएगी। मात्र 15-20 दिन में बच्ची के साथ में फिर वही प्रथा शुरू की गई। उसे ड्यूटी के नाम पर, काम के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर पैसे मांगने के लिए घर से बोला गया। 5 लाख रुपए की मांग की गई और ना देने पर उस पर अलग अलग आरोप लगाए गए और माँ बाप पर भी अलग अलग आरोप लगाए गए। ये क्या चीज़ हो रही है आज की दुनिया में? हम सोच रहे हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है, डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ रहा है। ये पुराने ज़माने में होता था कि बच्चियों को पड़ताला जाता था और उनसे पैसे वसूली की जाती थी, उनके परिवार से पैसे वसूली की जाती थी। आज 85 के तहत गुना दाखिल हुआ है। हमारे मित्र प्रतीक तांबोली जी आज हमारे को वो हकीकत बताएंगे कि किस तरह से उनकी बच्ची के साथ में पड़ताला किया गया और पैसे की मांगनी की गई है, क्या क्या उनके साथ में आज गुजरी। आज हम तुमको खबर के माध्यम से पूरी हकीकत आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक जो आज जो प्रथा हम बोलते हैं कि ज़माना चेंज हो गया, सरकार चेंज हो गई और ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। जो जिस तरह से पहले लोगों से पैसा मांगा जाता था, बच्चियों को जलाया जाता था, मारा जाता था पैसों के लिए, वो चीज़ें बंद हो गई, हम नहीं सोचते थे। पर लेकिन
आज आपका जो किस्सा हम सुने हैं वो आज हम पूरे हमारे चैनल के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके साथ में ऐसा हो, उनके साथ में ना हो, और जागरूक हो जो ऐसे दब की ज़िंदगी जी रहे हैं उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, इसलिए हम ये आज चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक्चुअली क्या हुआ, किस तरह की घटना थी, क्या हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे आप? पहले तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा और मेरे परिवार का इस मामले में सामने आना क्यों ज़रूरी था। कई उदाहरण ऐसे हैं कि माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को दहेज की मांग होने के बाद भी लड़की को वापस ससुराल भेज देते हैं। उस समय उनको लगता है 10-20-50 हज़ार रुपये देंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लड़कियों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, कुछ ने आत्महत्या कर लिए, कुछ लड़कियां मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है। ये भविष्य में नहीं होना चाहिए। लड़कियों के भी माँ बाप ने जागरूक होकर, अगर पहले बार ही वो दहेज मांग रहा है, शादी के बाद बोलो या किसी भी बहाने से पैसा मांग रहा है, अपने लड़की को तुरंत वापस लाओ। तुम्हारी लड़की, अब बच्ची किसी के लिए बोझ नहीं होती, माँ बाप के लिए बच्ची यानी बच्ची होती है। तुरंत वापस लाओ, सारी कार्रवाई करो। विरोध में उनके ये दाखिल केस दर्ज होने ही चाहिए ताकि उनको ये समझे कि समाज बदल रहा है। शिक्षित हो गया अभी समाज, शिक्षित हो गया, बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी होने के बाद आज अभी करंट में एक बड़ा उदाहरण चल रहा है, पूरे देश भर में नाम चल रहा है वैष्णवी। वैष्णवी नाम मेरे बच्ची के नाम के साथ मिलता जुलता ही है, तो मुझे भी तकलीफ होती है। उस बच्ची ने आत्महत्या कर दी, जबकि उसके पिताजी बोलते हैं मैंने करोड़ों में दहेज दिया हूँ, करोड़ों में दहेज दिया हूँ। ठीक है, मेरी हैसियत नहीं थी, मैंने दहेज नहीं दिया, लेकिन जो प्रथा होती है कि जवाई बोले तो उसको सोने की चैन देना, बच्ची को सोने का मंगलसूत्र, सोने का लक्ष्मी हार देना, जो मेरी हैसियत थी और जितनी अच्छी हो सकता था उतनी मैंने शादी किया। आज भंडारा का वेदालॉन सब में बड़ा था। शादी के पहले जो हमें बताया गया, जो आज भी मेरे पास उसका बायोडाटा। शादी में कोई मांग रखी थी किस तरह से करना चाहिए, ऐसा नहीं, शादी का उनका ऐसा कोई ये नहीं था कि शादी कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। शादी के पहले ही पूछा मैंने कि आप लोगों की कोई अपेक्षा होंगी तो बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम घर के सदन है, हम अच्छा कमा लेते हैं, लड़का भी अच्छा कमा लेता है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। आप शादी बहुत अच्छे से, जितना अच्छा होता है उतना करिए, या फिर 2 जोड़ी में भी कपड़े 2 जोड़ी में कपड़े में विदा कीजिए। फिर भी मेरी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, मेरे घर की पहली शादी थी, बच्चों के लिए ही कमाता हूँ, इसलिए मैंने एक समाज के हिसाब से बहुत अच्छी शादी कर लिया, बड़ी शादी किया। शादी में भी उन्होंने ऐसा कोई अपना रूप ओरिजिनल नहीं दिखाया, लेकिन जो डिमांड नहीं की, कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सुंदर तरीके से। जब बच्ची विदा होके गई, उसके बाद जब 1-2 बार मेरा उनके यहाँ ससुराल जाना हुआ, मेरे फैमिली का, क्योंकि शादी के बाद भी हमारे में कई विधियाँ रहती है। जनवरी होने की वजह से तिड़वा करके होता है, उनके यहाँ 26 जनवरी, उनके यहाँ 23 जनवरी का तिड़वा रखा गया था। 19 की शादी हुई, 23 जनवरी का तिड़वा रखा गया था। तिड़वे में हम लोग गए, तो उस तिड़वे में समझ में आया कि उनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। उसकी ननद, सास, ससुर एक अलग तरीके से रोब दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि संदेश मिल रहा था, अपने संदेश मिल रहा था कि ये रोब दिखा रहे कि तू हल्का है, हम तेरे से सर्वश्रेष्ठ है। तब भी मैंने एक चलो ठीक है, लड़की का बाप है, चलने दो। उसके बाद धीरे धीरे समय गया, तो 15-20 दिन में लड़की के ये समझ में आया कि इन्होंने हमसे झूठ बोला है, लड़का कोई कुछ काम नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, इंस्टा के रील, फेसबुक के रील देखता है केवल, और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, कहीं जाना है, तो 50 से 100 रुपये भी अपने माँ बाप को मांगता है। तो ये चीज़, बच्चा पूरा माँ बाप पे डिपेंड था, सारी चीज़ें, यानी पूरी तरह से बच्चे पे डिपेंड, बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंड। और बाप का भी कहना बाद में निकला कि बच्ची को 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, तो मैंने 2 टाइम का खाना तो कोई भिखारी भी खिलाता है। मैंने ये देख के थोड़ी किया, मैंने ये देख के किया कि लड़का शिक्षित है, 2 पैसा खुद कमाता है, कल चल के माँ बाप मर गए तो बच्चा हिम्मत रखेगा आप मेरे बच्ची को पालने की। लेकिन उनका कहना सीधा निकला कि नहीं हम कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होता ना तरीका। शादी के पहले हमको बताया गया कि लड़का शिक्षित है, 7 से 10 लाख रुपए कमाता है, बाद में पता चलता है खाली है। चलो अब एक मजबूरी हो गई थी, शादी तो हो गई बच्ची की, खाली है,
आज नहीं कल करेगा। मैंने बैठ के उसके माँ बाप से चर्चा किया, उससे चर्चा किया कि भैया तू ठीक है, शादी के पहले हमसे तो गलती हो ही गई। नहीं तो आपको पहले आपने तो जांच पड़ताल की होगी ना कि भैया बच्चा, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि बच्चा माँ बाप पे निर्भर था और वो कुछ काम नहीं करता था, तो इसके पहले जांच जो शादी के पहले जांच पड़ताल की जाती है। अब इसमें एक मुद्दे पे आऊँगा। शादी के पहले मैं दर्शकों को इसलिए लंबी वीडियो ले रहा हूँ ताकि पूरी हकीकत हमारे दोस्त द्वारा आप तक पहुँचे, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के दौर में भी वही हो रहा है जो पहले होता था। शादी के पहले लड़का या लड़की के बारे में जो पता किया जाता है, पूछताछ की जाती है, आज भी रिश्तेदार बोलो या मोहल्ले के लोग बोलो, उसमें कोई ऐब है तो कभी नहीं बताते। पता करने जाओ, बहुत अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, घर के लोग भी अच्छे, कमाते। दूसरा एक रहता बिचौली नाम का व्यक्ति, वो अपने दो पैसे के लिए या फिर अपना रुतबा दिखाने के लिए कि मैं इतनी शादियां जमा चुका हूँ, वो कभी भी लड़के का ऐब या लड़की का, मैं दोनों का बोलूँगा। आज के तारीख में ये नहीं बोलता मेरी बच्ची अच्छी है, लेकिन आज के तारीख में ये नहीं बोलता कि कोई बच्चियों से भी प्रताड़ित रहता है, कोई बहू से प्रताड़ित रहता है, तो कोई जवाई से प्रताड़ित रहता है। मैं इसका विचार कहूँ कि अगर तुम्हारे बच्ची के बारे में किसी ने पूछने आया कि वो बच्चा कैसा है, लड़का कैसा है, तुम सही सही बताओ कि भैया वो घर ऐसा है, ये है। कम से कम एक बच्ची का लाइफ तो आज मेरे साथ जो घटित हो रहा है, बच्ची की शादी होने के बाद लोग मुझे बताते कि वो घर खराब है, तुमने कैसी लड़की दे दी है। तो भैया वही लोग मेरे यहाँ के बच्ची के सगाई में खाना खा के गए और सगाई के बाद 6 महीने बाद मैंने शादी किया हो, तो 6 महीने तक के रिश्तेदार कहाँ थे? वो शादी होने के बाद क्यों बताया जा रहा है मुझे कि यार वो घर बराबर नहीं, तुमने पता नहीं किया क्या? तो मैंने जिससे पता किया तो उसने तो सही अच्छा बताया। अब आज वो बोलता है कि नहीं हम घर के अंदर थोड़ी झांकते, तो फिर ये पहले बताओ कि भैया हमने घर के अंदर नहीं झांके, हम रास्ते से देखे वो घर अच्छा है, तो घर के अंदर झांकना कैसी? फिर लड़की का बाप देखेगा या लड़के का बाप देखेगा? शादी के बाद जब पता चल रहा है कि वो खाली है, मेरे बच्ची ने पूछी कि भाई तू घर में रहता है पढ़ा, तेरा बाप बोलता है कि इतने इतने कमाता है। उसके बाद उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू किए कि मैं खाली पड़ा रहूँ या कुछ भी, तुझे जो करना है तू कर, मुझे नहीं मालूम, मेरे घर में तेरे को खाना मिलता है। चिढ़ना शुरू हो गया। उसका ओरिजिनल रूप तब से एक धीरे धीरे था, समझ में आ रहा था कि ये बात बात में चिढ़ता है, बात बात में आंख पे हाथ उठाता है। बच्ची का ऐसा था, हमने अपने बच्ची को संस्कार दिए कि नहीं, पति है, कभी चिढ़ेगा तो परिवार में एडजस्टमेंट करके चलना, छोटी मोटी बातें हमको बताने का नहीं है। तो उसने बहुत दिन तक के ये चलता रहा। इस पीरियड में मुझे भी 1-2 बार हिंट मिली, जैसे जब आप खाली है तो बैठे कि भैया कैसा करना है, तो फिर उसने लड़के ने बताया कि बाबा मेरे पास ये डिप्लोमा है, मैं फलाना ठेकेदारी करना चाहता हूँ, तो मेरे को लाइसेंस बनाने में मदद करो। तो लाइसेंस बनाने में मदद करो, मोरल सपोर्ट तो कोई भी करेगा। आज अधिकारियों से मेरी पहचान है, मैंने बात करा दिया, ज़रूरत पड़ी मत इमरजेंसी में नागपुर गया, नागपुर के अधिकारी से बात किया, लाइसेंस बनाने को तैयार थे। वहाँ से शुरुआत हुई। उसके पिताजी ने मेरे मुंह पे बोल दिया लाइसेंस के लिए पैसे तुमको लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा सोच में आया, मैं बोला लाइसेंस के लिए पैसे मैं नहीं लगाऊंगा, लाइसेंस के लिए पैसे तुमको लगाना है। तो फिर उन्होंने एकदम से बात मोड़ दी है। नहीं मैं जनरल बोला था, तो उस समय भी उतना नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में घर कर गया, ये कोई ना कोई तरीके से अभी मंगना शुरू कर रहे हैं, करेंगे। इसलिए मैं भी अपने हिसाब से एक तैयारी में था कि कल चल के आ सकता है कि मेरे बच्ची को कम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं बच्ची पे नज़र बना के था। दूसरा, बाद में हम लोग मार्च महीने में घूमने के लिए गए। वो भी जाना जरूरी था क्योंकि स्वभाव ओरिजिनली तब समझ में आया। हम लोग वृंदावन जब घूमने गए तो वो लड़के का एक स्वभाव समझ में आया कि वो लड़का ना अपने बाप की इज्जत करता है, ना माँ की इज्जत करता है, ना किसी की। वो केवल बहन और भाई, ये 2 ही जन एक में के साथ रहते हैं। इन दोनों को अपने माँ बाप से कोई लेन देन नहीं। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो मेरी क्या इज्जत करता हूँ। उस 4 दिन में जब हम 5 तारीख को यहाँ से निकले, 5, 6, 7 और 8, इस 4 दिन में 7 तारीख तक के 3 दिन में उस लड़के का इतना व्यवहार खराब रहा। बच्ची मेरे नज़र के सामने बच्ची को उल्टा सीधा बोलता था, हमको उल्टा सीधा बोलता था। अपने पब्लिक जनता को बताना चाहता हूँ कि आज भी वो दिन चल रहा है जब बच्ची के लिए बाप
अपनी बच्ची के सामने ही दूसरा बड़ा बुला बोल रहा है तो मुंडी झुका के सुन रहा है। वो ये मेरे दोस्त के साथ आज बीती है। मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि आज भी वो हो रहा है कि अपनी औलाद के लिए हम दूसरे की कहा सुनी तो सुनी रहे हैं, ऊपर में इस लेवल की बातें सुनी जा रही है जो मैं आपको कैमरे के सामने नहीं बता पाता कि किस लेवल की बात कही जा रही है। मेरे दोस्त ने मुझे जब बताया तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील हुई, दुख फील हुआ कि आज अपने औलाद के लिए जब बच्चे माँ बाप अपने बच्चों का जब ज़िंदगी बसर अच्छा करने के लिए अगर गुजर जाते हैं तो उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुँचे ये बातें कैसी। तो आगे क्या हुआ? उस 3 दिन में उस व्यक्ति ने जिस तरह का व्यवहार रखा, कोई भी अपने सगे माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ नहीं रखता। बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे ये वो सारी चीज़ें जब समझ में आ रही थी तो आखिर मैंने हम लोगों ने आधा टूर छोड़ के वापस आया। मैं, मेरी मिसेस और मेरी छोटी बेटी, हम लोग वापस आ गए इनको वहाँ छोड़ करके कि ये लोग आपको घूमना है आप घूमो, हम नहीं घूम सकते। लेकिन ये बोल के आ गए कि आप वापस आओ, फिर अपन मिल के बात करेंगे। वापस आने के बाद इन लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया। बच्ची के साथ वहाँ पे तकलीफ हुई बच्ची को, बाद में आने के बाद बताई जो बताऊँगा। उनके आने के बाद फ़ोन वोन कुछ भी नहीं किए उन्होंने, और 20 तारीख को मेरे बच्ची को घर भेज दिए। 19 तारीख को रात को मेरे बच्ची का फ़ोन आया, 19 मार्च को। मिनिमम शादी को कितने महीने हुए होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 महीने। यानी फरवरी में 1 महीना रही, हम 5 तारीख को घूमने गए, मार्च तो हमारा घूमने में चले गया। फिर होली, ये सारे त्यौहार की वजह से कोई वो दिन विषय नहीं बैठे। वो 1 महीना वो बच्ची ये रही। बच्ची का 19 तारीख को फ़ोन आ रहा कि मैं आ रही हूँ करके। तो मेरे मिसेस ने पूछी कि जवाई आ रहे क्या? 19 मार्च को। और जनवरी को शादी हुई अपनी, 19 जनवरी को, और 19 मार्च को परफेक्ट 2 महीने बाद फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ करके। तो मेरे होली है, होली में जवाई आना चाहिए। हमने इनविटेशन दिया था कि जवाई आना चाहिए, एक जोड़ी कपड़ा वगैरह लेना पड़ता है। जवाई आ रहे क्या? तो उसने बोली नहीं, बोले मेरे को अकेले भेज रहे बोले। तो उसने पूछी क्यों? मैं आके बताती हूँ बोले। नागपुर में कर्फ्यू चालू था उस समय, वो जो सूरत दंगे वगैरह, नागपुर में कर्फ्यू शुरू था। उस कर्फ्यू में मेरे बच्ची को उसने बस में बिठाल के भेजा, अकेला भेजा। देखो दोस्तों, ये हो रहा है दुनिया। अकेले भेज दिया। मैं बस स्टैंड से लाया बच्ची को। बच्ची आने के बाद घर पे रोने लगी। उसने उस समय कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे फिर 2-3 दिन गया, बच्ची शांत हुई, तब बच्ची ने बताई कि मेरे को बोल के भेजा गया है कि लड़के को पैसे चाहिए 5 लाख रुपए, वो ठेकेदारी करना है। और इसके पहले उसके पिताजी मेरे को जब टूर पे थे तो हम लोग बरसाना में थे, तो शाम को मेरे को बोल चुका था कि तुम अपने जवाई को 5-6 लाख रुपए लगाओ, वो बेरोजगार है। मैं सीधा बताया, बोला मैंने शादी में पैसा लगा दिया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोलता है घर बेचो नहीं, कुछ भी करो, मेरे को नहीं मालूम, तो पैसा लगाओ। तो पैसा दो, कैसा भी करके आज जान सकते हैं आपकी आज ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है आदमी, कितनी कठिनाइयों में जी रहा है। और इस तरह से 5 लाख रुपए बोलो तो कुछ मामूली रकम होती क्या? फिर ये पैसे तो मेरे को मालूम ही थे। बच्ची आई, पर मुझे अंदाजा था कि बच्ची को क्यों भेज रहे करके। बच्ची से सोना होना पूरा, मैंने बच्ची को पूछा सोना का है, तो बोले पूरा छीन लिया, बोले मेरे से, बोले पूरा कुछ भी नहीं रखे, यानी पूरा सोना छीन लिए। एकदम कान की बाली भी नहीं, जो 1-1.5 ग्राम का जो छोटा सा मंगलसूत्र था, जो ये है प्रथा का, बस वो गले में लेके आई वो। सोना पूरा रख लिए उन्होंने टोटली। ठीक है, सोना रख लिए। मैं बोला है रखे तो समझेगा ना। हाँ, तो उनका 20 तारीख को बच्चे आने के बाद उनका कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। वो इसको फ़ोन करके फ़ोन पे धमका रहा है, क्या तू अपनी माँ बाप की सुनेगा तो मैं तेरे को, यानी अच्छा सादे कॉल करो तो सादे कॉल पे बात नहीं कर रहे, व्हाट्सअप कॉल कर रहा हूँ। व्हाट्सअप कॉल पे बात करके बोलता है कि तू आ रही क्या नहीं आ रही है, तेरे बाप को बताई क्या नहीं बताई पैसे के लिए। उसको फ़ोन पे वो इरिटेट कर रहे हैं। तो ये इरिटेशन में बच्ची ने मेरे को बताई। फिर आखिर उसका जब फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन लिया, बोला तेरे पिताजी से बात करा मेरी, तुम आपस में नहीं बात करना, मेरे को बता क्या चल रहा है। तो नहीं, बोले पप्पा बाहर गए, बोले आएंगे तो बात कराता हूँ। आए, उसने फिर बात कराया तो उसके पिताजी मुझे फ़ोन पे बोलते, उनके बाद और ज़्यादा उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई। तू क्या मेरे को खाली पीली समझ रखा है क्या? अच्छा। उसका ये था, तू तेरे जैसा खाली नहीं हूँ मैं।
तो मैं बोला ठीक है भैया, खाली नहीं होऊंगा, लेकिन कम से कम लड़के वाला है तो ऐसे ताव बता रहा है। मतलब कम से कम अपने बच्चियों के तो यही जिंदगी भर करते रहूंगा क्या? इसका मतलब उसको मालूम था कि उसका लड़का जिंदगी भर यही करने वाला है। मैं बोला भाई तुम्हारा लड़का जिंदगी भर यही करने वाला है क्या? कम से कम बैठ तो जाओ। ठीक है बोले 1 तारीख का, बोले बैठ जाएंगे। बोले 1 अप्रैल को हम लोग दोपहर को 3 बजे, और उस वहाँ जाने के पहले उसके मामा का भी फ़ोन आया, मामा को मैंने भी फ़ोन किया, तो मामा बोले आ जाओ, बोले लड़के का मामा, मैं बात करके रखता हूँ, शांतिपूर्वक अपन समझ लेंगे, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ हो सकता है, चलो अपन ये सोचते हो सकता है ठेकेदारी के लिए मंगा, तो मैं अगर गलत फहमी में हूँ कि ठेकेदारी के लिए मंगा, साथ में वो ये बोलना भूल गया कि कल वापस करता हूँ, मैं उसको किराया उधार मंगा हो सकता था, समझ के चले गए, ये हो सकता है, ये बोलचाल हो जाएगा, बच्ची की ज़िंदगी संवर जाएंगी, उसकी भी। 1 तारीख को जाने के बाद हम लोग सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट बैठे, और उसके बाद जो उन्होंने ओरिजिनल रूप दिखाया है अपना, इतनी अश्लील गालियाँ, यानी अपन इस पे होने की वजह से सामाजिक तौर पे एक शब्द भी नहीं कैमरे में होने से आप नहीं बता पाओगे। उसका बाप वो और उसकी माँ, मैं एक बच्ची का बाप सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि मैं बच्ची का बाप हूँ, और कम से कम मेरे बच्ची के दिमाग में बैठ जाए कि सही में ये घर खराब है करके, क्योंकि मेरी बच्ची उस समय भी दुविधा में थी। मुझे बार बार एक ही सवाल करती थी कि पापा मैं वहाँ पे किसके तरफ रहूँ, तुम्हारे तरफ रहूँ या उनके तरफ रहूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे सही में तकलीफ दे रहे क्या, क्योंकि बोलते तो है लेकिन फिर कुछ देर बाद अच्छे से भी रहते, लेकिन फिर शाम तक के 2-4 बार मेरे को उल्टा सीधा बोल के फिर अच्छे रहते, खाना मिल रहा है, अच्छे से रह भी रही हूँ, इसलिए वो दुविधा में थी। इसलिए मैंने उतनी गालियाँ जो सुना हो उस दिन, तो सिर्फ बच्ची के लिए, बच्ची के लिए, आखिर बच्ची को समझ में आ गया कि ये घर, क्योंकि वो खड़ी हुई, उसने बोली भी क्या ये तेरा ससुरा है, तू गाली नहीं दे सकता, तू इज्जत से बात कर, तू उनकी औकात निकाल रहा है, यानी यहाँ तक के बोले कि तेरी औकात नहीं थी हमारे घर में शादी कराने की, तूने अपना बोझा मेरे सिर पे डाला। उनका कहना था, यानी मैं अभी तक के ये बात नहीं निकली, अभी बताता हूँ कि मेरी बच्ची, जिसको मैं बार बार है मेरी बच्ची, मेरा दूसरा विवाह है, और मेरी दोनों बच्चियां जो है वो मेरे पहले पत्नी के पहले इससे ही है, लेकिन मैंने कभी उनको पराया नहीं समझा। मैं जो शादी कर रहा है दूसरे के बच्चों को कहाँ से पराया, मैं सब वो आए, और उन्होंने भी मुझे पराया नहीं समझे, वो भी आज मुझे पिता का ही दर्जा देते। जब उसे समझ में आया कि ये मेरे पिता को इतनी अश्लील गालियाँ दे रहा है और ये बोल रहा है कि ये तेरी पैदा की हुई बच्चियाँ नहीं है, तू फेंक के चले जा, और तो वो बच्ची ने आखिर वहीं पे निर्णय ली, इस घर में मैं अब नहीं रहूँगी। मेरे बाप की इज्जत नहीं हो। तब मुझे मेरा दिल हल्का हुआ कि अब मेरी बेटी मेरे साथ वापस आ रही है, क्योंकि उनका जो रोब था उसका बार बार एक बोल रहा था तू अपनी बच्ची छोड़ के तो जा, फिर देख हम बच्ची के साथ क्या करते। तो भाई जहाँ मेरे बच्ची का जान दाव पे लगी है, डर बैठा हुआ था आपको? डर, मैं हाथ पैर काँप रहे थे कि कहीं मेरी बच्ची अगर रह गई तो मैं तो सीधा यहाँ से लाश ही ले जाऊँगा ना, क्योंकि उनका जो रूप था वो अलग नक्सली। एक विषय छूट गया बीच में, 2 बार ऐसा हुआ कि मैं उनके घर गया जब, तो वो जो अब जवाई बोलने को भी मुझे शर्म आती उसको, लड़के ने, नाम क्या एक्चुअली उनका पूरा? उनका नाम उसका अभिषेक डेकाटे लड़के का नाम, उसके बाप का नाम राजेंद्र डेकाटे। अभिषेक ने मुझे 2 बार बैठे बैठे, क्या बाबा मैं मालूम है क्या मेरी नक्सलियों से पहचान है, मैं एक बार गढ़चिरौली 2 दिन रह के आया हूँ, और एक कोई तो भी और कहीं का नाम लिया, बोले मैं नक्सलियों के साथ 2-2 दिन रह के आया हूँ। तब मैंने एक जनरल की बात, चलो बता रहा है कोई बात नहीं होगा, बाद में उसके एटीट्यूड से समझा कि वो मुझे एक डर बता रहा था कि मेरी पहचान नक्सलियों से है करके, नक्सलियों से पहचान है करके। उस समय मैंने ये नहीं लिया, लेकिन जब उसके पिताजी ने बताया कि नक्सली, बीच में फिर जब पैसे वैसे का विषय चल रहा था, तब भी मेरे को उसके पिताजी ने बोला कि नक्सल अपने लिए कुछ भी कर सकते। तब मैंने बोला कि ठीक है, जो भी करते होंगे वो आपके लिए करते, मेरा क्या लेन देन है। लेकिन जब 1 अप्रैल को जब ये सब हो रहा था, उस बीच उसके बाप ने बोला रुक, बोले तेरे को बताता, बोले नहीं तेरे घर पे नक्सली आए और तेरे को निपटा है, तो तू बस पुलिस स्टेशन में पैर तो रख। बोले
वो डर आज भी बैठा हुआ है मेरे मन में, लेकिन उस डर की वजह से मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, ये मैं उनमें से नहीं हूँ, उनमें से नहीं हूँ। क्या होगा, हो सकता है नक्सली का उनसे पहचान हो, बताएगा, चलते फिरते गोली मार देंगे या फिर घर में आके पूरा परिवार मार देंगे। कम से कम मारेंगे तो उसके बाद तो मेरे बच्ची को न्याय मिलेगा। आज ठीक है, पुलिस स्टेशन, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, आगे चलेगा, जब भी आएगा सामने तो आएगा। इस बीच में हो सकता है कि वो नक्सली के सही में अगर उनके संबंध है बता दे, मेरे घर से एक जान जाएगी, मेरी जाएगी ना, कम से कम मेरे लड़की को ये मिलेगा, न्याय मिलेगा। पता तो चल जाएगा दुनिया को क्या हकीकत है क्या नहीं। हकीकत तो पता चल जाएगी। आज भी मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि उस मुद्दे पे तत्काल एक ये करे, उनके फ़ोन जो फ़ोन रिकॉर्ड्स है, लोकेशन है, वो उसको ट्रैक करो तो उनको पता चलेगा कि महीने 1.5 महीने में ये आदमी उस एरिया में जाके आते हैं, तो वहाँ तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा सुराग। आज घर पे है मेरी बच्ची, मैं लोगों से भी जब चर्चा हुई तो आज मैं इतने इसमें हूँ कि मेरे बच्ची के साथ बुरा होने के पहले वो मेरे घर में है, अपने माँ बाप के साथ है और मैं उसको सुखी रख सकता हूँ, मेरे लिए बोझा नहीं है। वो लोग बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम दर्शकों को भी बताएंगे कि आज पहले की दुनिया में लड़की को, बच्ची को बोझा माना जाता था और उसे विदा करने के बाद जब वो वापस आती थी तो उसे ज़िंदगी जीने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करता। पर ऐसे अगर बाप रहे जो बच्ची वापस आने के बाद बोझा नहीं, मेरी औलाद है, मुझे पालना उसका हक है और उसके सुख दुख में रहना मेरा हक है, ऐसे अगर बाप हमेशा अगर साथ में जुड़ी रहेंगी तो बच्चियों का भी मनोबल बना हुआ रहता है। बस मैं यही चाहूँगा कि उनको उनके किए की सज़ा मिले, न्याय संगत भी रहे मेरे साथ। और ये जो है चारों, आपने पुलिस कंप्लेंट की ना? हाँ, मैंने आने के बाद 1 तारीख को आने के बाद पुलिस स्टेशन बात किया, 2 तारीख को कंप्लेंट बनाया, वकील से बात किया, 3 तारीख को मैंने केस मैंने पुलिस स्टेशन में डलवाया। पुलिस स्टेशन से उनके प्रोसीजर के हिसाब से भरोसा सेल में भेजी जाती है, भरोसा सेल में केस गई। चलो एक उम्मीद थी भरोसा सेल में भी उनका सेटलमेंट हो जाएगा, कुछ तो कम जाएगा। भरोसा सेल में सेटलमेंट होता है तो बुलाया गया उनको, लेकिन जब भी मेरी पहुंचने की बारी आती थी तो वो गाड़ी में बैठ के भाग जाते थे। ये 2 बार दोनों तारीख पे हुआ। वो लोगों ने हमारा आमना सामना नहीं किया, कम से कम आमना सामना करो, बात करो। मेरे जब उनसे जब बयानबाजी हो गई और वो फ़ोन कर रहे हैं मेरे को कि वो आ गए, आ जाओ, जैसे ही मैं पहुंच रहा हूँ तो मेरे आने के पहले वो गाड़ी में बैठ के निकल जाते थे और फ़ोन भी नहीं उठाते थे। तो इसका मतलब समझ में आया कि उनका सीधा सीधा, आज भी वो कई रिश्तेदारों को बोल रहे हैं पैसे अगर 5 लाख रुपए दे देता तो क्या होता, जवाई को तो दे रहा है। आज भी कई रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, हमारे कुछ संबंध उनके संबंध में जो है मिलने गए तो 5 लाख रुपए दे देता तो इतने तमाशे होते क्या। भाई मैं क्यों दूँ, आज दूंगा तुम बाद में फिर मांगोगे, और आज 5 मांगेंगे, कल 10 मांगेंगे, कल परसों 15 मांगेंगे। तो इस तरह की ये दहेज की प्रताड़ना शुरू रहती है और फिर एक दिन जब हम नहीं देते तो हमारे औलाद के साथ ऐसा किया जाता है कि हम उसे देखकर हम अपने खुद पे अफसोस करते कि अगर यदि मैंने पहले ही 5 नहीं दिया रहता तो आज मेरी बच्ची मेरे साथ में रहती। तो यही हमारे मित्र ने किया, 5 ना देते हुए बच्ची को लेके आया और उनके खिलाफ में FIR दर्ज की और अपने बच्ची के हक के लिए लड़ने के लिए मैदान पे उतरे। क्या ये सही है? नीचे में कमेंट डाल के जरूर मुझे बताना कि किस तरह से मेरे 2 मित्र ने जिस तरह से खुद के लिए खुद की लड़ाई और अपने बच्ची की लड़ाई के लड़ने के लिए साथ में मजबूती से खड़े रहे। क्या ये सही है? नीचे में जरूर कमेंट डालना। कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, इंक्वायरी शुरू है, तो अच्छी बात है। और मैं आखिरी में उन माँ बाप से गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी लड़कियों के माँ बाप है, अगर कहीं पे भी शादी के बाद लड़के वाले जरा सा भी पैसे की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो समझ जाओ कि भविष्य में अपनी लड़की या तो पागल होके घर आएगी या तो फिर तुमको कांधा ही देना पड़ेगा। इसलिए पहले ही सतर्क हो जाओ। पहले ही इसमें बच्ची अगर रोते हुए घर आ गई कि मेरे पति ने पैसे के लिए मारा तो मत भेजो वापस। ऐसे कई उदाहरण, आज 20 साल का मैं भी पत्रकारिता में था, 20 साल के उदाहरण में कई उदाहरण ऐसे देख लिया कि आखिर में माँ बाप होते कि हम पहली बार में ही वापस ला लेते तो कम से कम जिंदा रहती। और आज खुला समाज है, कोई तकलीफ नहीं है, तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तलाक होते हैं और अपनी बच्ची अच्छी है, उसको दूसरा अच्छा मिलेगा। यही सोचो,
सब इसलिए बोलता हूँ कि मत दहेज मत दो। गलती से ये मत सोचो कि आज 50,000 दूंगा तो सामने वाला चुप हो जाएगा। 50 देने के बाद 5 होंगे, 5 लाख होंगे, 5 लाख के 10 लाख होंगे। ये एक ये रहेगा। कहाँ तक तुम्हारी लड़ने की क्षमता है, किस तरह से अभी तुमने बाकी का सफ़र देखा है? अनुभव के आधार पर मुझे मालूम है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन न्याय मिलेगा। न्याय तो मैं बच्ची को भी दिला के रहूँगा और मैं भी न्याय के हक में रहूँगा। मैं आज तक के लोगों को यही सलाह दिया हूँ कि लड़ो, न्याय मिलता है। आज बच्ची लड़ने को तैयार है, मैं उसको सपोर्ट में हूँ। और मेरे साथ आज मैंने देख लिया, मेरे साथ मेरी पूरी प्रेस लॉबी है। आज हम लोग हैं और आखिरी तक आप लोग के साथ जुड़ेंगे। और मुझे मालूम है प्रतीक भैया कि आप जब मीडिया में थे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो आपका एक अच्छा वर्चस्व था, आपकी कलम में एक अच्छी ताकत थी। और जितने भी मैं बता दूं कि हमारी मीडिया की टीम रहती थी, सब मिलजुल के एक खबर कवर करते थे, साथ में घूमते थे। तो प्रतीक भैया हमारे साथ में हमेशा कई बार तो मुझे खबर लिखने में भी सहयोग करे। मुझे खबर नहीं समझती थी, जब मेरा कुछ काम नया नया था, बहुत सारी प्रिंट की मीडिया नहीं समझ पाती थी, तो हमेशा प्रतीक भैया से मैंने जानकारी ली है। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको खबर बता दूंगा तो इसका हुनर बढ़ जाएगा या ये मेरे से आगे निकल जाएगा। उन्होंने हमेशा ये सोच के बताया कि ये नहीं, इसको मालूम होना चाहिए, मेरा दोस्त है, इसको भी आना चाहिए करके। और हमेशा मेरे को अच्छी बुरी खबर की जानकारी दी, किस तरह से पत्रकारिता करना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज दिया। इसलिए मैं अपने ऐसे दोस्त के लिए हमेशा खड़े रहूँगा। और मेरी अपनी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरी टीम से गुजारिश है कि साथ में खड़े रहे और ऐसे दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी माँ बेटी पर इस तरह का पैसे मांगने का आरोप कोई और कर ना पाए। और हमारी बच्ची जो है, जो महीना भर भी अपनी सुख की ज़िंदगी नहीं जी पाई और हमारे घर में वापस आई, ऐसे आदमियों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी खबरों के माध्यम से जागरूक करे कि सरकार भी इस पर हस्तक्षेप करे और ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो और ऐसी दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई करने के पहले सोचे कि किस तरह के हम कभी किसी को पड़ताड़ते हैं, किसी की दहेज या पैसे की मांग करते। आज का सिस्टम बदल गया, मांगने का सिस्टम बदल गया। ड्यूटी पे लगा दो, उस पे लगा दो, आखिर तो दहेज ही मांग रहे हो ना। शादी करने के बाद ये चीज़ पहले ही मांगना चाहिए था ना। जब पहले अगर मांगे रहते तो हम शायद नहीं करते शादी, आज हमारी बच्ची का भविष्य खराब नहीं होता। आज हमने बच्ची को शादी करने के बाद जब तुम मांगते हो तो उनको मालूम रहता है कि अगर हम दहेज नहीं देंगे तो बच्ची का शादी टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। और माँ बाप ये सब चीज़ें नहीं होने के लिए बच्ची के दहेज देते हैं, बच्ची की जिंदगानी अच्छी बनाने के लिए पैसा देते हैं। और फिर इस समाज के लोग, ऐसे लोग जो दहेज के माध्यम से लोगों को लूटते हैं, ऐसे लोग जो है आज लाख रुपए मांगते, 5 लाख मांगते, फिर 10 लाख मांगते हैं, फिर 20 लाख मांगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी बच्ची हमारे पास ऐसी तरीके से आती है जो हम सोच नहीं पाते। क्यों? जब हमारी देने की क्षमता खत्म हो जाती है तब वो इस तरह की प्रताड़ना करते हैं कि हमारी बच्ची हमारे पास में उस तरह से आती है कि हम अफसोस करते हैं। यदि पहले ही हम लाख रुपए अगर नहीं दिए रहते तो शायद आज हमारी बच्ची के साथ में ये नहीं होता। तो मैं हमारे दोस्त की हौसले की अफजाई करूंगा कि मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है कि पहले ही सतर्क रह के बच्ची के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हुए, ऐसे ही माँ बाप अगर बच्चों के साथ में खड़े रहे तो शायद मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्ची के साथ में अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं क्राइम मीडिया न्यूज़ के माध्यम से पुलिस विभाग को भी कहूँगा कि यदि अगर इस तरह से नक्सलियों का दबाव अगर डाला जा रहा है तो उस व्यक्ति की भी छानबीन की जाए, उसका भी ट्रू कॉलर है देखा जाए, उसके कॉल्स देखे जाए कि ये किस किस से संपर्क में है। यदि उसमें पाया जाता है कि ये उस तरह से नक्सलियों के संपर्क में है तो ज़रूर उस पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि आज इन्हें डराया कहीं और किसी को डरा के और कोई काम किए जा रहे होंगे तो ये भी बड़ा खुलासा होने की संभावना है। तो BS क्राइम मीडिया न्यूज़ ऐसी ही खबरों के माध्यम से हमेशा आप लोगों को जागरूक करती है, ताकि ऐसी खबरों से एक सीख मिले और हमें पता चले कि क्या झूठ है, क्या गलत। तो दोस्तों, हमेशा सुरक्षित और सतर्क रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, संपादक, भंडारा।